दादा सरकार का लहजा इतना सख्त और ठंडा था कि वो उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर दादा सरकार ने अपनी बात पूरी की और उनकी आवाज़ ने उसकी हिम्मत और उम्मीद को चूर चूर कर दिया। हमारी हवेली का बड़ा पोता, हमारे शाहनवाज साहब का बड़ा बेटा, हमारे गांव का इकलौता सरदार, हमारे ख़ानदान की शान बज़दान खान, उससे तुम्हारी शादी होगी, तुम उसकी दुल्हन बनोगी। अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं और इस हवेली से हमेशा के लिए बाहर निकाल भी सकते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सुनते ही अनाया का अंदर तक गहरा दर्द उमड़ पड़ा था। उसका शरीर जैसे पत्थर का बन गया हो, लेकिन उसके दिल में टूटन का सिलसिला जारी था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था जिसका जवाब वो ढूंढ नहीं पा रही थी। उसका दिमाग चकरा गया और उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक थी, मानो वो किसी गहरे असमंजस में डूबी हो। बज़दान खान का नाम सुनते ही उसकी सांसें अटक गईं। वो जानती थी ये नाम न सिर्फ उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए खौफ की निशानी था। बज़दान खान वो निर्दयी सरदार जिसकी नज़रों में किसी की कोई अहमियत नहीं थी, जिसका दिल इंसानियत से खाली था। उसकी शख्सियत और उसका रौब ऐसा था जो आसपास की फिजाओं में एक तूफान की तरह महसूस होता था। वो ऐसा इंसान था जिसके सामने हर कोई मजबूर और बेबस था। अनाया ने सिर झुकाकर चुपचाप दादा सरकार की बातें सुनी। जब उसने उनकी तरफ देखा तो अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी और हर वो शब्द की गहराई को समझ रही थी। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। उसे यकीन था ये फैसला उसकी तकदीर का फैसला होगा। वो किसी भी चीज़ की उम्मीद कर सकती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे बज़दान खान जैसे इंसान से शादी करनी पड़ेगी। बज़दान खान, वो धीरे से बुदबुदाई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। और फिर वो उन सबको एक अविश्वास भरी नज़रों से देखती हुई चुप हो गई। उसके दिल में उस पल का कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरी चुप्पी थी जो सब कुछ बयान कर रही थी। अनाया ने सरफराज साहब की तरफ एक नज़र आंसुओं से भरी डाली थी और बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द कहे। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वालों का दिल भी भर आए। मैं आपकी सगी औलाद हूँ बाबा, लेकिन आपने हमेशा मेरे साथ सौतेलों से भी बुरा बर्ताव किया। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई छत नहीं है। मैं बहुत बेबस हूँ और एक बेबस इंसान का हर कोई फ़ायदा उठाता है। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसके ये शब्द जो उसकी आत्मा की गहराई से निकले थे सीधे सरफराज साहब के दिल में उतर गए। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि सरफराज साहब का दिल भारी हो गया। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन उनके अंदर एक गुस्सा और गिलानी भी उठ रही थी, क्योंकि वो जानते थे अब वो इस हालात को बदल नहीं सकते, क्योंकि सरफराज साहब के बाबा साहब का ये फैसला था और इसे बदलना नामुमकिन था। इसी बीच अनाया के छोटे भाई ने भी अपनी बहन की तरफ देखा। उसका दिल भी टूट गया था और वो भी इस पल में बेबस महसूस कर रहा था। वो जानता था बज़दान खान के सामने किसी की कोई अहमियत नहीं। उसका दिल मानो पत्थर का था और वो किसी भी हद तक जा सकता था। सरफराज साहब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बज़दान खान गांव से बाहर काम से गया हुआ था, लेकिन उसकी वापसी करीब ही थी। सरफराज साहब जानते थे दादा सरकार ने अनाया और बज़दान के रिश्ते का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन वो अब भी अपने मन को शांत करने का कोई रास्ता खोज रहे थे। सबसे बड़ी वजह बज़दान खान का रवैया था। सरफराज साहब जानते थे बज़दान खान गुस्से का बहुत तेज था और उन्हें अपनी बेटी के स्वभाव का भी पता था। उनकी बेटी बेहद मासूम थी और वो ये समझते थे कि वो बज़दान खान के साथ नहीं रह पाएगी। यही कारण था वो चाहकर भी कभी अनाया से इस रिश्ते के बारे में बात नहीं कर सके थे। लेकिन जब अनाया ने कहा वो हमेशा के लिए इस हवेली में रहना चाहती है, तो उन्होंने बाबा साहब से इस मुद्दे पर बात करने का मन बना लिया। और जब उन्होंने मुराद खान से इस बारे में बात की तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए इस हवेली में रहना चाहती है तो उसे हमारे बड़े पोते बज़दान से शादी करनी होगी। इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए हवेली की होकर रह जाएगी और कभी यहाँ से निकलने के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी हवेली की इज्जत अब हवेली से बाहर जाए। उसकी माँ ने जितनी हमारी इज्जत उछालनी थी उछाल ली, लेकिन अब अनाया हमारी इज्जत को उछाले हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सरफराज साहब के दिल में एक चाहत थी कि बज़दान खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि वो जानते थे बज़दान एक सख्त और बेरहम इंसान है जो उनकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। वो उनकी फूल सी मासूम बेटी को कुचल कर रख देगा और अंदर ही अंदर वो अपने इस दुख को पीती रहेगी, लेकिन उफ तक नहीं करेगी।
कुछ दिनों बाद बज़दान हवेली लौट आया। बज़दान का हवेली में होना पूरी हवेली को एक सन्नाटे से भर देता था। हर कोई उससे डरा सहमा रहता। नौकर तो उसके सामने थर थर कांपते थे कि पता नहीं कब उसका गुस्सा कयामत बनकर टूट पड़े। उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा घमंड और गरिमा थी। उसकी ऊंची कदकाठी और मजबूत शरीर देखकर कोई भी उससे प्रभावित हो जाता। उसका सफ़ेद शलवार कुर्ता पहने हुए था और कंधे पर एक काली शॉल रखी थी जो उसकी मजबूत पर्सनालिटी को और भी निखार रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और मन मोहने वाला था। एक नज़र में कोई भी उसे देखता तो कह नहीं सकता था कि इंसान गुस्से का इतना तेज है। और उसकी आंखों में एक गहरी ठंडक और सादगी झलक रही थी, जैसे वो हर पल किसी चुनौती के लिए हमेशा तैयार हो। जब वो मर्दान खाने में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद सभी लोग आदर से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर प्रशंसा और सम्मान की झलक थी, क्योंकि वो गांव का सरदार था। उसने किसी को नज़रअंदाज नहीं किया, बस हल्के से सिर हिलाकर सबका सलाम कबूल किया और सीधा दादा सरकार के पास आकर उनसे गले मिला। मुराद खान ने उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया। कमरे में मौजूद सभी लोग चुप थे। हर किसी की नज़रें मुराद खान और बज़दान की बातचीत पर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद मुराद खान ने कमरे में मौजूद लोगों को इशारा किया और सभी वहाँ से खामोशी से चले गए। अब कमरे में सिर्फ मुराद खान और बज़दान खान रह गए थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद मुराद खान ने बात का रुख बदला और धीमे स्वर में बोले, बज़दान, हमें तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है। बज़दान ने गंभीरता से उनकी ओर देखा। मुराद खान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हमने तुम्हारा रिश्ता सरफराज की बेटी अनाया के साथ तय कर दिया है। हम अपनी पोती को किसी और परिवार में नहीं दे सकते। तुम जानते हो, अगर हमने अनाया की शादी किसी और परिवार में की तो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारे चाचा ने जो गुनाह गैर बिरादरी की औरत से शादी करके किया है, उसका खमियाजा हमें ये रिश्ता करके भुगतना पड़ेगा। बज़दान ने बहुत सुकून से उनकी बात सुनी और बिना किसी भाव के कहा, दादा साईं, क्या ये सब बाकी बहुत ज़रूरी है? क्या मेरी ज़िंदगी और मेरी शादी के फैसले मुझे खुद करने का हक नहीं? उसके लहजे में ठंडापन और बेफिक्री थी। मुराद खान ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बज़दान, तुम हमारे लिए बहुत अहम हो और हमने तुम्हें आज तक हर बात की आज़ादी दी है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला हम करेंगे। तुम्हारी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी और हम अपनी पोती को किसी और के हवाले नहीं कर सकते। हमने इस फैसले पर बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है और हमें यकीन है कि यही सही है। बज़दान ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, जी दादा साईं, जैसा आप उचित समझें। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला गया। मुराद खान ने उसकी पीठ को गौर से देखा। न जाने क्यों उन्हें खतरे का एहसास हुआ। आज से पहले बज़दान ने उनके किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज उसका ये रुख कुछ अजीब लगा था। फिर भी मुराद खान ने अपने इरादे और भी पक्के कर लिए थे। सरफराज साहब शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें जुलेखा बेगम से मोहब्बत हो गई थी। उनकी शादी पहले से ही उनके परिवार में ही तय थी, लेकिन वो जुलेखा बेगम की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्होंने अपने बाबा साहब से छिपकर जुलेखा से निकाह कर लिया और उसे हवेली ले आए। जब मुराद खान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पूरी हवेली सर पर उठा ली। उन्होंने सरफराज और जुलेखा बेगम दोनों को हवेली से निकाल दिया और सरफराज साहब खामोशी से शहर जाकर बस गए। मुराद खान ने उन्हें पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया था। उनकी हर चीज़ उनसे छीन ली गई। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन सरफराज की हालत बदतर हो चुकी थी। इसी दौरान जुलेखा बेगम उम्मीद से हो गई। वो मजबूरी में अपने बाप के पास लौटे। जब उनके बाबा साईं को उसकी औलाद के बारे में पता चला तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने गैर बिरादरी की औरत को कबूल कर लिया, लेकिन जैसे जैसे जुलेखा वहाँ रही उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती गई। वो एक आज़ाद ख्याल औरत थी, लेकिन हवेली की बंदिशें देखकर उनका दम घुटने लगा। एक दिन उनके सब्र का पैमाना जवाब दे गया और उन्होंने हर चीज़ से हाथ खींच लिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़ दी। वो सरफराज पर भी जोर डालती कि वो भी शहर आकर रहें, लेकिन सरफराज अपनी जड़ों से दूर नहीं रह सकते थे। वो इस उम्मीद में दिन गुजारने लगे कि एक दिन जुलेखा उनके पास लौट कर आएगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया तो उनका दिल बदल गया। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि ना तो वो अपनी बेटी हवेली भेज सकती हैं और ना वहाँ रह सकती हैं। सरफराज साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उनके नसीब में जुलेखा का साथ नहीं था। मोहब्बत फिर हार गई और जिद जीत गई। सरफराज चाहते तो बेटी की कस्टडी ले सकते थे। उनके पास दौलत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था हवेली के रूल्स बहुत सख्त थे। औरतों की ज़िंदगी यहाँ बहुत मुश्किल थी और वो अपनी बेटी को यहाँ लाकर उसकी ज़िंदगी में अंधेरे भरना नहीं चाहते थे।
वो उसे पढ़ाना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे। और पता नहीं क्यों उन्हें लगता था जुलेखा बेगम अनाया को एक अच्छा फ्यूचर देगी। इसीलिए वो अनाया के साथ अपनी नफरत जाहिर करने लगे, जैसे वो अपनी की गई गलती पर पछता रहे हों कि उन्होंने जुलेखा जैसी औरत से शादी की और जिसने अपनी जैसी ही बेटी को जन्म दिया, जो आगे चलकर उनकी बदनामी का कारण बनेगी। ऐसी बातें करके वो चाहते थे उनकी बेटी अब हवेली ना आए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर बेटी हवेली आई तो कभी पढ़ नहीं पाएगी, कभी चैन से नहीं रह पाएगी। उन्होंने बेटी का केस जानबूझकर हार दिया। हालांकि उन्होंने जुलेखा बेगम के सामने ये शर्त रखी थी कि उनकी बेटी हर महीने उनसे मिलने आएगी। सरफराज साहब हमेशा अनाया से सख्त अंदाज में मिला करते थे, लेकिन जो मोहब्बत उन्हें अनाया से थी वो दूसरी बीवी के बच्चों से नहीं थी। वो उनकी पहली औलाद थी और हर माँ बाप को अपनी पहली औलाद सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। वजदान का गुस्सा चरम पर था। वो इस शादी के खिलाफ था, लेकिन मुराद खान के फैसले से सहमत न होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो भले सख्त मिजाज था, उसका दबदबा पूरे इलाके पर था, लेकिन एक इंसान था जिससे वजदान खान भी दबता था, और वो थे उसके दादा मुराद खान। वो लंबे लंबे डग भरते हुए अनाया के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे को जोर से खोला। अनाया एक किताब में डूबी हुई थी। उसे देखते ही उसने तुरंत सिर पर दुपट्टा संभाला और सहम गई। वजदान की आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो बिना किसी लाग लपेट के बोला, तुम मुझसे 10 साल छोटी हो। अपनी उम्र और अपना साइज देखो, कहीं से कहीं तक तुम्हारा और मेरा जोड़ नहीं है। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। मेरे दादा मेरा विरोध नहीं सुनेंगे। तुम अपनी तरफ से शादी से इनकार कर दो। अनाया ने चुपचाप उसकी बात सुनी और सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इनकार नहीं कर सकती, मेरी मजबूरियां हैं। काश आप समझ पाते। उसकी बात पर वजदान और ज़्यादा भड़क गया। उसने झटके से पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया। गलती कर रही हो लड़की, बहुत बड़ी गलती। मेरे जुनून की शिद्दतों को सह नहीं पाओगी। धीरे धीरे वो उसके करीब होता हुआ एक हाथ उसकी कमर में डालकर और एक हाथ उसके बाजू पकड़कर उसे अपने करीब कर चुका था और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। गुस्से के मारे उसकी पकड़ अनाया के बाजू पर इतनी सख्त थी कि वजदान की उंगलियां उसके नाजुक बाजुओं में धंस गई थीं, जिससे अनाया को तकलीफ महसूस हो रही थी। लेकिन उसे ये तकलीफ दिखाई कहाँ दे रही थी। उसका दिल तो वजदान की संगत पर धड़कने लगा था और उसकी गर्म सांसों को महसूस करके उसकी जान निकलने लगी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसके डर से कांपते वजूद को वजदान ने जोर से धक्का देते हुए बेड पर गिराया। बस इतनी ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मेरे इतना सा करीब आने पर तुम्हारे पसीने छूट गए, और जब मैं पूरी तरह तुमसे अपना हक वसूल करूंगा उस वक्त क्या करोगी? इसीलिए अब भी वक्त है, शादी से इनकार कर दो, वरना मेरे गुस्से और जुनून को सह नहीं पाओगी। मैं शादी से पीछे नहीं हट सकती। मैं अपनी तरफ से इनकार नहीं कर सकती। मेरा इस हवेली के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए उसने कहा था, जबकि वजदान खान ने तैश में आकर कहा, साफ कहो, मेरी दौलत देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। ठीक है, मुझसे शादी करो, लेकिन पछताना मत। आंखों में नफरत के शोले लिए वो उसे वॉर्न कर रहा था। अनाया ने उसकी कड़वी बातें सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पछतावा मेरी किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका है, अब और क्या कहूँ। वजदान ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और कमरे से बाहर चला गया। शादी के दिन हवेली में चहल पहल थी। रोशनी से जगमगाती हवेली, मेहमानों की चहलकदमी और खुशबू का माहौल। लेकिन अनाया के दिल में एक बेचैनी थी। जब निकाह के शब्द बोले गए तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दस्तखत किए और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। निकाह के बाद खबर आई कि वजदान अंदर आ रहा है। अनाया की धड़कनें फिर से तेज हुई थीं। जब वजदान आया तो उसने अनाया को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। दोनों के दिलों में एक अनकहा दर्द था। ये शादी दो मजबूरियों का संगम थी, जिसमें मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी। जब मौलवी साहब ने वजदान से उससे निकाह के लिए रजामंदी मांगी तो चुपचाप उसने हाँ कहकर निकाह को कबूल किया था। उसके शब्दों में चट्टानों जैसी सख्ती थी। अनाया का दिल सहम कर रह गया था। वजदान ने उसे आखिरी बार घूर कर देखा और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। वो किसी को पसंद नहीं करता था, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, लेकिन वो किसी हवेली की लड़की को अपनी दुल्हन बनाना नहीं चाहता था। उसकी शख्सियत बहुत अलग थी, फिर भी वो पूरी तरह से असहाय हो चुका था।
मुराद खान अब उसकी हालत को देखकर काफ़ी परेशान थे, लेकिन उन्होंने खुद को समझा लिया कि वक्त के साथ साथ वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो बज़दान किसी से बात भी नहीं कर रहा था। वो एकदम चुप हो गया था। उसने अपना फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजर गया और बारात का दिन पूरी हवेली में हलचल का माहौल बना गया। रोशनी से झिलमिलाती हुई हवेली, चारों ओर खुशबू की लहरें और नौकर चाकर की तेज तेज भागदौड़, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था। जबकि अनाया के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अनाया की आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया। वो बेतहाशा अपनी माँ की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी, लेकिन अब ये इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश बन चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक नए रिश्ते के जाल में फंस चुकी है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन अनाया के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। अनाया की रुखसती का समय आ चुका था। जनान खाने में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। अनाया अपने पापा सरफराज साहब के गले लगकर बच्चों की तरह रो पड़ी, जैसे वो सारी तकलीफ़ें और गम एक ही बार में उनके सामने बयान कर रही हो। सरफराज साहब के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए उसके सिर पर हाथ रखा था और दिल ही दिल में उसके लिए दुआ की थी कि वो हमेशा खुश रहे। अनाया अब हमेशा के लिए अपने पापा से रुखसत होकर बज़दान खान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दुल्हनों की खास झिझक और एक अजीब डर के साथ वो बज़दान के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में हर तरफ खुशबू का हल्का सा स्पर्श था और रोशनी धीमी थी, जैसे हर चीज़ शांति और गहराई में लिपटी हुई हो। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई। दिल में हजारों सवाल थे। चंद पल बाद बज़दान कमरे में आया। उसने सफ़ेद शलवार कमीज के साथ कंधे पर वही मर्दाना शॉल डाली थी जिसने उसकी शख्सियत को और प्रभावशाली बना दिया था। आंखों में गहराई और चेहरे पर एक खास गंभीरता थी। उसने अनाया की तरफ देखा, जो लाल जोड़े में झिझकते हुए सिर झुकाकर बैठी थी। उसकी सादगी बज़दान को एक बार फिर हैरान कर गई। वो एक पल के लिए जैसे ठहर सा गया, जैसे समय ने रुककर इन दोनों के लिए एक अलग ही दुनिया बना दी हो। अचानक अनाया अपनी जगह से उठी और बज़दान के सामने जाकर खड़ी हो गई। कितनी ही देर तक वो उसे देखती रही, जबकि बज़दान हैरान था आखिर वो कहना क्या चाहती है, लेकिन बज़दान को कुछ कहने या सोचने समझने का मौका नहीं मिला। अनाया बिना कुछ कहे बज़दान के गले लग गई। ये पल बज़दान के लिए बहुत अचानक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपनी सारी झिझक और डर को एक पल में तोड़ देगी। लेकिन जब अनाया उसके सीने से लगकर बेखुदी में रोने लगी तो बज़दान हैरान और गहरे विचारों में डूब गया। अनाया की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थीं। कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। भगवान के लिए इस रिश्ते को निभाने की एक कोशिश कर लो। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बदले में बस तुम भी मुझे मायूस मत करना। मैंने बहुत उम्मीदों के साथ ये रिश्ता जोड़ा है। उसके दुख भरे शब्द बज़दान के दिल को छू गए। वो जो बहुत गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था, सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अनाया बाकी बहुत मासूम थी। बज़दान ने गहरी सांस लेकर जैसे खुद को आने वाले हालातों के लिए तैयार किया था। धीरे से उसके हाथ अनाया की कमर पर रुक गए थे। अनाया के नाजुक वजूद में उसका मन पिघलने लगा था। ये बहुत ही नाजुक पल था। वो नाजुक सी लड़की जो अब उसकी बीवी थी, वो उस पर हक रखता था। इस वक्त उसके सीने से लगी रो रही थी। वो जो हमेशा कठोरता और रौब के लिए मशहूर था, इस पल बिल्कुल चुप था और अपने मजबूत हाथों से अनाया को अपने करीब खींचा। उसके माथे को चूमते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। हर चीज़ समय पर होती है तो मोहब्बत भी हो जाएगी, इसलिए चिंता मत करो। बज़दान खान कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। अनाया के दिल को जैसे सुकून मिला और सिसकियाँ धीरे धीरे थम गईं और वो बज़दान के सीने से लगी रही। बज़दान ने अपने दिल में एक फ़ैसला किया कि वो इस रिश्ते को निभाएगा और अनाया को बेइज्जत और प्रेम देगा जिसकी वो हकदार है, क्योंकि उस दिन ही वो उसके चेहरे पर मौजूद मायूसी को देखकर समझ चुका था कि उसने बहुत कुछ झेला है और वो नहीं चाहता था अब उसकी वजह से उसे और ज़्यादा तकलीफ़ें मिलें। इसीलिए वो शांति से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा था। बज़दान के नरम शब्द अनाया के दिल को एक अजीब शांति दे चुके थे, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर अब भी बाकी था। वो बज़दान से अलग हुई तो उसने आंखों में छलकते आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश की। बज़दान ने अनाया की झुकी हुई नज़रों को गौर से देखा, जैसे वो उसकी हर सोच को समझने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन वो खामोशी बोझिल नहीं बल्कि शांतिपूर्ण थी। बज़दान ने अपनी शॉल उतारते हुए नरमी से कहा, अनाया बैठ जाओ। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत अहम है और मैं नहीं चाहता तुम खुद को असुरक्षित महसूस करो।
अनाया ने धीरे से सिर हिलाया और फिर बेड के किनारे पर टिक गई। वजदान उसके पास आया, लेकिन एक दूरी पर बैठ गया ताकि वो आरामदायक महसूस करे। उसने दूध का गिलास भरकर अनाया की तरफ बढ़ाया। अनाया, दूध पी लो, तुम्हारी आंखों की लाली बता रही है कि तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया पिया। अनाया ने झिझकते हुए गिलास पकड़ा, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि दूध की एक बूंद उसके हाथ पर गिर गई। बज़दान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत अनाया, ये तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हें किसी भी डर या गम में फंसने नहीं दूंगा। बज़दान के बोलने का तरीका और सच्चाई ने अनाया के दिल में कुछ अजीब सा उम्मीद का संचार किया। उसने बज़दान को देखा, पहली बार दिल से देखा। उसके चेहरे पर सख्ती के बावजूद एक गहरी ईमानदारी थी और आंखों में वो चमक थी जो किसी को भी विश्वास दे सकती थी। बज़दान ने भी अनाया की शहद आंखों में झांकते हुए कहा, अनाया, मुझे पता है कि ये रिश्ता तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया गया है और शायद तुम्हें लगता होगा कि मैं भी तुम्हें इसी ज़बरदस्ती के साथ अपनाने वाला हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें समझने, तुम्हें वक्त देने और तुम्हारे विश्वास को जीतने के लिए तैयार हूँ। अनाया की आंखों से एक आंसू निकला। कहने लगी, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ मैं सुकून महसूस करूँगी। आपकी बातों से दिल को राहत मिली है, लेकिन फिर भी डर बाकी है। बज़दान ने धीरे से उसके पास आकर कहा, डरो मत, तुम बज़दान खान की बीवी हो। इस घर में, इस दिल में और इस ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत हमेशा सबसे बड़ी होगी। मैं जानता हूँ मेरे तरीके सख्त हैं, लेकिन दिल का मामला कुछ और होता है। शायद वक्त के साथ मैं खुद भी तुम्हारे पास आ सकूं और तुम्हें दिल से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने का एहसास दिला सकूं। अनाया ने आंखें झुका दी और धीरे से कहा, आपके शब्द सच्चे लग रहे हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बज़दान ने उसका हाथ थामा, पहली बार उसकी आंखों में झलकती तकलीफ को समझने की कोशिश करते हुए कहा, धोखे और गम तुम्हारा अतीत थे, लेकिन अब तुम्हारा वर्तमान और भविष्य मेरे साथ है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने बज़दान के मजबूत हाथों को थामते हुए एक पल के लिए आंखें बंद की। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। ये शब्द उसके कानों के लिए नए थे, दिल के लिए अजनबी, लेकिन सुकून देने वाले। बज़दान ने धीरे से कहा, चलो, आज की रात एक नए आरंभ की रात है। हमने जो भी दुख देखे हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारी खुशी और विश्वास के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। अनाया ने धीरे से सिर उठाया और कहा, अगर ये सब सच है तो मैं भी कोशिश करूँगी कि इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करूँ। शायद वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। बज़दान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यही बात मुझे तुम्हारे बारे में हमेशा याद रहेगी। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई मेरे दिल को बहुत करीब ले आती है। कहते कहते उसने अनाया को खुद के करीब किया था और अपने होठों से उसके आंसुओं को चुनते हुए उसकी तकलीफ को कम करने लगा था, जबकि अनाया ने आंखें बंद करके बज़दान के इस मोहब्बत भरे एहसास को महसूस किया था। बज़दान ने अपना दिल अनाया की तरफ से साफ कर लिया और उसे उस रात इतनी मोहब्बत दी कि अनाया का पूरा पोर पोर मोहब्बत में डूब चुका था। सुबह का मंजर अपनी सारी चमक के साथ उभर रहा था। अनाया के दिल में डर और उम्मीद एक साथ समा रहे थे। रात की बातें और रात के वो सारे पल उसके दिमाग में घूम रहे थे। बज़दान के शब्द और उसकी आंखों में झलकता ईमानदारी का ख्वाब जैसा लग रहा था। वो अभी ये सोच ही रही थी कि हल्की दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला और बज़दान सफ़ेद शलवार कुर्ता और काली शॉल पहने खड़ा था। उसके चेहरे पर बही गौरव और सरदारी का रौब था, लेकिन आंखों में नरमी झलक रही थी। तैयार हो जाओ अनाया, हमें बाहर जाना है, बज़दान ने नरमी से कहा। अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। बाहर? लेकिन कहाँ? बस जो कहा है वही करो, उसने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं बल्कि नरमी और आदेश का मिला जुला भाव था। अनाया ने सिर हिलाया और तैयार होने लगी। कुछ पल बाद वो हल्के रंग के शलवार कुर्ते में बज़दान के सामने खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा रखा और आंखों में झिझक साफ नजर आ रही थी। बज़दान ने उसे एक नज़र देखा और धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो अनाया। जबकि अनाया के गाल लाल हो गए और उसने नजरें झुका लीं। बज़दान ने दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर चलने का इशारा किया। जब भी दोनों हवेली के विशाल आंगन में पहुंचे तो वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उन्हें हैरानी से देखा। बज़दान खान, जो अपनी सरदारी स्वभाव के लिए मशहूर था, अपनी नई दुल्हन के साथ खड़ा था और उसका व्यवहार सबके लिए चौंकाने वाला था। उसे लग रहा था कि सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं और वो इन निगाहों का सामना करने के काबिल खुद को नहीं समझ रही थी। लेकिन बज़दान ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसकी पीठ पर आत्मविश्वास भरी थपकी देते हुए कहा, तुम मेरे साथ हो, किसी बात की चिंता मत करो। दादा सरकार और बाकी मर्दान खाने के लोग बज़दान खान को देख रहे थे,
जबकि औरतें जनान खाने से झांक रही थीं। बज़दान ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है अनाया, अनाया बज़दान खान। आज के बाद इसे वही इज्जत मिलेगी जो बज़दान खान की पत्नी को मिलनी चाहिए, और याद रखो कोई भी इसे कमतर समझने की कोशिश न करे, वरना उसे मुझे जवाब देना पड़ेगा। बज़दान की गूंजती हुई आवाज़ ने सबको हैरान कर दिया। किसी ने भी बज़दान को इस अंदाज में बोलते नहीं देखा था। अनाया की आंखों में नमी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था यही बज़दान जो कल तक इस रिश्ते के लिए नाखुश था, आज सबके सामने उसकी मदद कर रहा था। बज़दान ने अनाया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो हमें कुछ खास मेहमानों से भी मिलना है। जब भी दोनों मेहमानों के बीच पहुंचे तो अनाया इतने सारे लोगों को देखकर घबराने लगी, लेकिन बज़दान ने अनाया को अपने साथ लगा लिया और नर्म और बहुत ही प्यार भरे तरीके से उसके कान में कहा, डरो मत, तुम्हें ये सब करना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम धीरे धीरे ये सब कुछ सीख जाओगी। अनाया ने सिर हिलाया और बज़दान की बातों को दिल में बसा लिया। जब मेहमानों ने अनाया की तारीफ की तो बज़दान के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आई। ये मेरी पत्नी है और ये हमारी हवेली का मान है। बज़दान के ये शब्द अनाया के दिल में उतर गए। वो जान गई कि अब वो अकेली नहीं है। बज़दान ने उसे अपना समर्थन और मोहब्बत का यकीन दिला दिया। शाम को जब वे दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो अनाया ने बज़दान को संबोधित करते हुए कहा, आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इस तरह खड़ा होगा। बज़दान ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं अनाया, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी इज्जत करना मेरा फ़र्ज है। ये रिश्ता हमारे बीच ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ हम दोनों इसे अपनी मर्जी और मोहब्बत से निभाएं। अनाया ने बज़दान की तरफ देखा और उसकी आंखों में वो चमक देखकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। मैं वादा करती हूँ मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। बज़दान ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, बस यही बात मुझे चाहिए थी। तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत इस रिश्ते को मजबूत बनाएगी। वक्त गुजरता गया और अनाया की ज़िंदगी में एक सुकून सा आ गया। बज़दान की मोहब्बत और ध्यान ने उसके दिल के सब जख्म भर दिए थे। वो अब पहले से ज़्यादा खुश दिखाई देने लगी। बज़दान अपनी ज़िंदगी के सभी अहम फैसले अनाया से सलाह के बिना नहीं करता था और ये बात अनाया के दिल में उसके लिए मोहब्बत को और गहरा कर चुकी थी। हवेली में ज़िंदगी अपनी पारंपरिक रवानगी से गुजर रही थी, मगर अनाया के दिल में एक बेचैनी सी थी। वो कई दिनों से अपनी तबीयत में बदलाव महसूस कर रही थी, मगर ये बात बज़दान को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक सुबह जब बज़दान काम के लिए जाने लगा तो अनाया ने हिचकिचाते हुए उसे रोका। बज़दान, उसने धीमी आवाज़ में पुकारा। बज़दान जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखा। हाँ अनाया, बोलो, खैरियत तो है? अनाया के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। वो नज़रें झुकाकर बोली, आप शाम को जल्दी आ सकते हैं, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बज़दान ने उसकी घबराई हुई हालत को महसूस करते हुए कहा, क्या बात है अनाया, सब ठीक तो है ना? अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक है, बस आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। बज़दान ने उसके सर पर हाथ रखकर नरम तरीके से कहा, ठीक है, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। शाम का वक्त आया और बज़दान जल्दी घर पहुंच गया। अनाया जनान खाने में थी और उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। आखिरकार बज़दान कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनाया, क्या बात है? तुमने सुबह कहा था कोई ज़रूरी बात करनी है। बज़दान ने उसके चेहरे पर छाई घबराहट को महसूस करते हुए कहा। अनाया ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नज़रें झुका लीं। बज़दान, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मगर मुझे नहीं पता कैसे कहूँ। बज़दान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी अनाया मुझसे कहने से डरती है? और फिर अनाया ने थोड़ा करीब आकर सरगोशी के अंदाज में कहा, बज़दान, आप बाबा बनने वाले हैं। ये सुनकर बज़दान हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बातों में फंस गया। कुछ पल के लिए खामोश खड़ा रहा, जैसे उसने जो सुना हो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और वो अनाया के पास जाकर उसे अपने सीने से लगा गया। अनाया, ये खबर तुमने मुझे इतनी देर से क्यों दी? तुम जानती हो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, बज़दान ने जज्बात से भरे हुए लहजे में कहा। अनाया ने आंखों में नमी लाते हुए कहा, मैं डर रही थी कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। बज़दान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, नाराज़? अनाया, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं तुम्हें कभी नाराज़ नहीं हो सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो और अब तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। अनाया के चेहरे पर सुकून आ गया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
बज़दार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मैं चाहता हूँ तुम और हमारा बच्चा दोनों हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगले कुछ दिनों में बज़दार ने हवेली के सभी लोगों को ये खुशखबरी सुनाई। सबने अनाया के लिए दुआएं की और उसे बहुत प्यार दिया। बज़दार हमेशा अनाया का ख्याल रखता और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। समय गुजरता गया। बज़दार और अनाया का रिश्ता मोहब्बत, विश्वास और सम्मान की नई ऊंचाइयों को छूने लगा। मोहब्बत और खुलूस से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है, चाहे शुरुआत में कितना भी अंतर या दूरी हो। मगर दोनों तरफ से एहसास और बलिदान हो तो ज़िंदगी में खुशियाँ मुमकिन है। मोहब्बत को वक्त, सम्मान और विश्वास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कहानी के पहले भाग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कहानी के पहले भाग को सुनें। ये कहानी का दूसरा और आखिरी भाग था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों।